हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो डीपली हिस्टोरिकल भी है और उतना ही कॉम्प्लेक्स भी। हम बात कर रहे हैं इंडियन फेमिनिज्म की। आज हम इस मूवमेंट की बिल्कुल शुरुआती हिस्ट्री से लेकर आज के इस डिजिटल एज की रियलिटी तक का सफर तय करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। लेकिन यार, शुरू करने से पहले एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं। क्या इंडियन फेमिनिज्म वाकई सिर्फ एक इम्पोर्टेड आइडिया है? क्या फेमिनिज्म बस एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जिसे हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है इंडिया में? आइए इस अजम्पशन को थोड़ा ठीक से समझते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इंडियन फेमिनिज्म की ना अपनी खुद की डीप इंडिजिनस हिस्टोरिकल रूट्स हैं। इनफैक्ट स्कॉलर्स बताते हैं कि अगर हम एंशिएंट टाइम्स में देखें, बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान, तो थेरीगथा नन्स अपनी आज़ादी और स्पिरिचुअल पोटेंशियल के बारे में तभी बात कर रही थीं। उन्होंने ऑप्रेसिव डोमेस्टिक लाइव्स को रिजेक्ट करके अपनी आज़ादी चुनी। तो फेमिनिज्म का जो कोर आइडिया है, इक्वालिटी और फ्रीडम, वो हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए लिटरली कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम इस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट वाले मिथ को क्लियर करेंगे, फिर हिस्ट्री और पायनियर वुमेन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट्स देखेंगे, आज के #MeToo और #एक्टिविज्म को समझेंगे, डिजिटल डिवाइड की एक्चुअल रियलिटी पर नजर डालेंगे और फाइनली इस सवाल पर आएंगे कि असली इक्वालिटी कब आएगी। ऑलराइट, लेट्स जंप टू सेक्शन 1। फेमिनिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। लेट्स ट्रेस द हिस्टोरिकल टाइमलाइन। इंडियन फेमिनिज्म के एवोल्यूशन को हम ब्रॉडली 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में समझ सकते हैं। फर्स्ट फेज शुरू होता है अराउंड 1850 से और 1915 तक चलता है। इस टाइम पर फोकस लार्जली रिफॉर्मर्स और विमेंस एजुकेशन पर था और सती या चाइल्ड मैरिज जैसी प्रैक्टिसेस से लड़ा जा रहा था। फिर आता है सेकेंड फेज 1915 से 1947 तक। ये वो टाइम था जब औरतों ने एक्चुअल में घरों से बाहर आकर इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और फाइनली पोस्ट 1947 थर्ड फेज, जो इंडिपेंडेंट इंडिया में फेयर ट्रीटमेंट, लीगल राइट्स और वर्कफोर्स इश्यूज पर सेंटर्ड है। सेक्शन 2, हिस्ट्री ऑफ पायनियर वुमेन। चलिए देखते हैं उन हीरोज को जिन्होंने इस फाउंडेशन को बिल्ड किया। एक बहुत पावरफुल थॉट सुनिए, सिट आइडल नो मोर, गो गेट एजुकेशन। ये वर्ड्स किसके हैं? सावित्रीबाई फूले के, जो 1848 में इंडिया की पहली फीमेल टीचर बनी थी। उनका एक बड़ा रैडिकल बिलीफ था कि एजुकेशन सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए नहीं है, इट्स लिटरली अ वेपन टू डिसमैंटल कास्ट एंड जेंडर हायरार्कीज। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, और वो भी तब जब कंजर्वेटिव लोग उन पर पत्थर और काऊ डंग तक फेंकते थे। कैन यू इमेजिन दैट काइंड ऑफ ब्रेवरी? उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इनके बाद आती हैं ताराबाई शिंदे। इन्होंने 1882 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग बुक लिखी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। अब इसमें उन्होंने अपने ज़माने के हिसाब से एक बहुत ही बोल्ड और शार्प क्वेश्चन पूछा, क्या मर्दों में वही सेम फॉल्ट्स नहीं हैं जो औरतों में बताए जाते हैं? इट वॉज अ टोटल गेम चेंजर। उन्होंने डायरेक्टली उन रिलीजियस और सोसाइटल मिथ पर स्ट्राइक किया और पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस की हिपोक्रेसी को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया। सेकेंड फेज आते आते इस स्ट्रगल ने एक नया रूप ले लिया था। श्रीमती सरोजिनी नायडू, जिन्हें हम द इंडियन नाइटिंगेल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने यहाँ एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया। उन्होंने अपनी इनक्रेडिबल लिटरेरी टैलेंट को फ्रीडम स्ट्रगल में फियर्स पार्टिसिपेशन के साथ ब्लेंड कर दिया। ये सारी वुमेन अपने टाइम की स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज को टोटली तोड़ रही थी। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल राइट्स। सो 1947 के बाद स्ट्रगल शिफ्ट होता है आज़ादी से लेकर सिस्टेमिक लीगल इक्वालिटी की तरफ। इंडियन पीनल कोड और कुछ स्पेशल लॉज के अंडर स्पेसिफिकली उन क्राइम्स को आइडेंटिफाई किया गया जो विमेन को डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट करते थे, जैसे डाउरी डेथ्स, वर्कप्लेस हरासमेंट और सेक्सुअल वायलेंस। स्टेट ने डायरेक्ट लीगल फ्रेमवर्क्स बनाए ताकि ग्राउंड लेवल पर औरतों को इक्वालिटी और सेफ्टी मिल सके। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स और एक्ट्स आए, जैसे आर्टिकल 46 वीकर सेक्शंस की प्रोटेक्शन इंश्योर करता है और आर्टिकल 51A स्पेसिफिकली कहता है कि डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना हर सिटीजन की ड्यूटी है। फिर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जैसी पॉलिसीज ने स्ट्रक्चरल लेवल पर औरतों को मर्दों के बराबर राइट्स दिए। बट यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ कानून बन जाना काफी है? क्योंकि ऑन पेपर जो लॉज हैं और जो एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी है, उनके बीच एक मैसिव गैप आज भी एग्जिस्ट करता है। Let's look at section 4, #MeToo and #activism. Fast forward to the modern era.
सोशल मीडिया और स्मार्टफोन रेवोल्यूशन ने इंडिया में फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजिंग को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है, पर इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एकेडमिक्स पॉइंट आउट करते हैं कि #MeToo कैंपेन ने जेंडर बेस्ड वायलेंस पर अनडिनाइबल अटेंशन अट्रैक्ट की, विच इज अमेजिंग, पर एक रिस्क भी था। कई बार क्या हुआ कि इंडियन पार्टिसिपेंट्स ने ग्लोबल टेम्पलेट्स को एज इज उठाकर लोकल कॉन्टेक्स्ट पर अप्लाई कर दिया, जहां ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। इससे कभी कभी मूवमेंट का फोकस फ्रैगमेंट हो गया, प्लस ये एक्टिविज्म मोस्टली अर्बन अपर कास्ट पर्सपेक्टिव से लीड हो रहा था, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन इस डिस्कॉर्स से प्रैक्टिकली बाहर रह गया। सेक्शन 5 द डिजिटल डिवाइड रियलिटी। ये एक एब्सोल्यूट क्रूशल कॉन्सेप्ट है। देखिए, हम इंडियन फेमिनिज्म को तब तक डीपली नहीं समझ सकते जब तक हम इंटरसेक्शनैलिटी को नहीं समझते। एक अर्बन मेन स्ट्रीम फेमिनिस्ट की रियलिटी और एक मार्जिनलाइज्ड दलित वुमन की रियलिटी, ये बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स हैं। दलित वुमन के लिए प्रॉब्लम सिर्फ पेट्रियार्की नहीं है, इट्स अ फेटल कॉम्बिनेशन ऑफ पेट्रियार्की एंड कास्टिज्म। एक अपर क्लास अर्बन औरत ऑनलाइन कैंपेन्स लीड कर सकती है, जबकि एक लोअर कास्ट रूरल औरत आज भी बेसिक इंटरनेट एक्सेस और एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रही है। यहाँ गायत्री स्पिवाक का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, एपिस्टेमिक वायलेंस। इसका मतलब क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंग्लिश लैंग्वेज की इतनी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है कि वो नेचुरली उन औरतों की आवाज़ और नॉलेज को एक्सक्लूड कर देती है जो इंग्लिश नहीं बोलती। ये भी एक तरह की वायलेंस है, जहां आप किसी की लैंग्वेज या एक्सप्रेशन को वैलिड या इम्पैक्टफुल ही नहीं मानते। जस्ट थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकंड। और अगर आपको लगता है कि आजकल स्मार्टफोन्स और इंटरनेट तो सबके पास है, तो गेट दिस, ओनली अबाउट 40%, हाँ सिर्फ लगभग 40% इंडियन पॉपुलेशन इतनी प्रिविलेज्ड है कि उनके पास इंटरनेट एक्सेस है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, इसका सीधा मतलब है कि हमारे डिजिटल मूवमेंट्स कितने भी वायरल क्यों ना हो जाएं, वो देश की मेजॉरिटी रियलिटी से काफ़ी हद तक डिस्कनेक्टेड ही रहते हैं। इसका एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आप डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर में देख सकते हैं। ये खबर लहरिया की दलित विमेन जर्नलिस्ट की स्टोरी है। जब वहाँ एक जर्नलिस्ट श्याम काली पहली बार स्मार्टफोन यूज़ करना सीखती हैं, तो आप उनकी आवाज़ में वो हेजिटेशन और डर एक्चुअली फील कर सकते हैं। और जब ये औरतें सक्सेसफुली यूट्यूब पर डिजिटल रिपोर्टिंग करने लगती हैं, तब उन्हें सिर्फ नॉर्मल सेक्सिस्ट ट्रोल्स का ही नहीं, बल्कि हॉरिफिक कास्टिस्ट ऑनलाइन अटैक्स का भी सामना करना पड़ता है। टेक एमेंसिपेशन तो लाती है, पर ये ऑनलाइन स्पेसेस आज भी कास्ट और प्रिविलेज से आज़ाद नहीं हैं। एंड फाइनली सेक्शन 6, असली इक्वालिटी कब आएगी? लेट्स रैप दिस अप। तो इन सब फैक्ट्स और हिस्ट्री को देखने के बाद हम आखिर कहाँ स्टैंड करते हैं? हमारी ये जर्नी एंशिएंट फेरिगाथा नन्स और सावित्रीबाई फूले से शुरू होकर आज मॉडर्न सोशल मीडिया हैशटैग्स तक पहुंची है। मैं आपको एक प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। सोशल मीडिया एक्टिविज्म आज के टाइम में एब्सोल्युटली क्रूशियल है। उसने वाकई चेंज लाया है, पर जब हम ऑनलाइन कैंपेन्स चलाते हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सच में सबकी आवाज सुन रहे हैं? अपने प्रिविलेज्ड डिजिटल बबल्स के अंदर क्या हम उन औरतों को तो कहीं पीछे नहीं छोड़ रहे जिनकी लड़ाई आज भी सबसे बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए चल रही है? जरूर सोचिए इस बारे में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस एक्सप्लेनर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।